तो स्वागत है आप सभी का बच्चों। आज हम देखेंगे आपका क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है। चैप्टर 5 है जिसका नाम है विधायिका और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1, 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम देखेंगे विधायिका की यानी कि जो संसदीय समितियां होती हैं इसके बारे में देखेंगे और विधायिका जो है वो स्वयं को किस प्रकार से नियंत्रित करती है ये देखेंगे और कुछ अहम अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले जो आज का हमारा पॉइंट रहेगा वो है संसद जो है वो स्वयं को किस प्रकार से नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला पॉइंट क्या है आज का हमारा, संसद स्वयं को किस प्रकार से नियंत्रित करती है। तो सबसे पहला है संसद में वाद विवाद, अर्थात संसद के अंतर्गत यानी कि ये जो संसद है हमारी, ठीक है, इसके अंतर्गत वाद विवाद की प्रक्रिया एवं संसद का सार्थक व अनुशासित होना आवश्यक है। अर्थात यदि संसद को नियंत्रित करना है तो उसमें किसी भी विधेयक पर वाद विवाद का सभी जो व्यक्ति हैं, सांसद हैं, उनको अधिकार होना चाहिए एवं कुछ अनुशासन के नियम होने चाहिए जिसके तहत ही जो सदस्य हैं वो अपनी बातों को रख सकें। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। अर्थात मान लीजिए विधायिका जो है यानी कि एक सदन ले लेते हैं हम लोकसभा। यदि देखिए लोकसभा जो है इसमें कुछ झगड़ा वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो इसका जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो लेने का अधिकार किसके पास रहेगा, उसके अध्यक्ष के पास। अर्थात लोकसभा है तो किसके पास रहेगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके पास। और यदि राज्यसभा है तो किसके पास रहेगा, उपराष्ट्रपति के पास। हमने पिछली वीडियो में देखा था लोकसभा का जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा की कौन अध्यक्षता करता है, उपराष्ट्रपति करता है। तो इसमें से यदि लोकसभा में अंतिम निर्णय कौन ले सकता है, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में कौन ले सकता है, उपराष्ट्रपति। अब देखिए कुछ कदम उठाए गए कि इसको रोका जाए, संसद जो है उसको नियंत्रित किया जाए, इसके तहत कुछ कदम जो है वो उठाए गए, जिसमें सबसे पहला कदम था दल बदल निरोधक कानून। ये जो था वो 1985 में 52 संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था, लेकिन 91 में इसे दोबारा से संशोधित किया गया। अब ये संशोधन था क्या, चलिए इसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई जो सदस्य है वो दल के नेतृत्व के आदेश होने के बावजूद भी सदन में यदि उपस्थित नहीं होता या फिर दल के निर्देश की विपरीत सदन में मतदान करता है, स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र देता है, तो उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्य के अयोग्य भी ठहरा सकता है। एक बार इसको दोबारा समझिए। यदि कोई सदस्य जो है, मान लीजिए एक ये है ए पार्टी, ठीक है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, तो यहाँ पे हम एक पार्टी ले लेते हैं ए पार्टी। तो ये जो ए पार्टी है इसका जो मुख्य सदस्य है, ठीक है, मुख्य सदस्य ने कहा कि बाकी के ये जो 5 सदस्य हैं इनको आना है इस दिन पे, हमारे जो कार्यालय है उसमें आना है, इस मुख्य सदस्य ने कहा। तो ये जो है इनमें से यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए 4 आ गए, यहाँ पे क्या है 4 व्यक्ति आ गए, एक नहीं आया, तो ये क्या हुआ, सबसे पहली बात ये अनुपस्थित हो गया, आया नहीं। दूसरा, यदि किसी पार्टी को मतदान करना है, ठीक है, ए पार्टी है, इसको मान लीजिए बी और सी पार्टी को मतदान करना है, तो इन 5 में से 4 ने किया है किसको, बी को, और एक ने किया है सी को। तो यहाँ पे क्या होगा कि मुख्य जो अधिकारी था उसके कहने के बावजूद भी उसने अलग पार्टी को मतदान किया है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा है कि यदि एक सदस्य उस जो पार्टी है उससे अपना त्यागपत्र देना चाहे तो दे सकता है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर जो एक संयुक्त क्रिया बनती है, जो संयुक्त एक वाक्य बनता है, उसके तहत हम इसे कहते हैं दल बदल निरोधक कानून। तो इन सभी को रोकने के लिए जो ये कानून था वो बनाया गया था, ठीक है। कहते किससे हैं, उपस्थित ना होना, सदन के कहने के बावजूद भी, विपरीत मतदान करना, त्यागपत्र दे देना, या फिर पार्टी को ए से बी में चेंज कर लेना। तो इसी को कहते हैं दल बदल कानून। अब इसके संबंध में 1985 में जो एक संशोधन आया 52, फिर इसको संशोधित किया गया दोबारा से 91 में। तो संसद स्वयं को जो है कुछ इस तरह से नियंत्रित करती है। अगला पॉइंट है संसदीय समितियों के बारे में। अब देखिए संसदीय समितियां क्या होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला, ये समितियां कानून बनाने में ही नहीं वरन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
अर्थात जो संसदीय समितियां होती है जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ कानून बनाने में ही काम नहीं आती है, बल्कि ये जो सदन होता है, जो संसद होती है, उसके कुछ दैनिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन। मान लीजिए आरक्षण, ठीक है, आरक्षण के ऊपर यदि संसद को कोई कानून बनाना है तो ये समितियां क्या करती हैं, इसके ऊपर गहन अध्ययन करती हैं। क्या करती हैं? गहन अध्ययन करती हैं, जो रिपोर्ट है वो संसद में पेश करती हैं। विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगों का अध्ययन, अर्थात जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, मंत्रिपरिषद में विभिन्न तरह के मंत्रालय होते हैं, तो इसके अनुदान अर्थात जो व्यय से संबंधित है, जो खर्चे से संबंधित है, उसका अध्ययन मांगों का, कि आखिर ये सही है, गलत है, कब किया जाना चाहिए, कितना दिया जाना, ये सभी विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्च, यानी कि जितने भी विभाग होते हैं, मंत्रालय जो होते हैं, उन्होंने कितना कहां खर्च किया है, इसकी जांच करती है। यदि इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार में लिपित पाया जाता है तो उसके ऊपर भी जो कार्यवाही है वो समितियां सिफारिश करती है संसद से कि की जाए। तो एक तरह से संसदीय समितियों के कार्य क्या हो गए यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला हो जाएगा कि कानून बनाने के लिए जो विषय होता है उसका गहन अध्ययन करना, विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा मांगे गए व्यय का अध्ययन, किए गए खर्चों की जांच और भ्रष्टाचार के मामलों में पड़ताल। तो ये होते हैं कुछ संसदीय समितियों के महत्वपूर्ण कार्य। आगे देखते हैं अगला कार्य जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि 1983 से लेकर, ठीक है, 1983 से भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली जो थी वो विकसित की गई एवं विभिन्न विभागों से ऐसी ही 20 समितियां मिली हैं, यानी कि 20 समितियां अभी वर्तमान में भी हैं। अर्थात देखिए ये संसदीय समितियां थी, ठीक है, तो जब बनाई जाने लगी छोटी छोटी, फिर इसकी बड़े लेवल पर आवश्यकता पड़ी, तो इसी को देखते हुए 1983 में भारत में स्थायी समितियां, स्थायी संसदीय समितियां बनाई गई और ऐसी अभी कुछ 20 समितियां हमें वर्तमान में भी देखने को मिलती हैं। तो ये हो गई आपकी समितियों के बारे में। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ दो तरह की इसमें समितियां भी होती हैं, एक होती है स्थायी समिति और एक होती है संयुक्त संसद समिति। तो स्थायी समिति का यहाँ पे क्या मतलब है, संयुक्त संसद समिति का क्या मतलब है, ये देखिए। सबसे पहला स्थायी समिति विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट, खर्चे, उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख। अर्थात स्थायी का मतलब हो जाएगा विभागों के कार्यों के बारे में, उनके बजट, उनके खर्चे और उनसे संबंधित विधेयक की देखरेख। संयुक्त संसद समिति अर्थात समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है संयुक्त, अर्थात दोनों ही सदन, राज्यसभा, ठीक है, एक तरफ राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, इन दोनों के सदस्य किसमें होते हैं, संयुक्त संसद समितियों में। और इसका जो गठन है वो किसी विधेयक पर चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जा सकता है। अर्थात किसी विधेयक को, उस पर कितना खर्चा होगा, उसकी चर्चा क्या रहेगी, वित्तीय अनियमितताएं क्या होंगी, इनकी वित्तीय कितना खर्च, कहाँ पे क्या करना है, इन सभी के बारे में इस पर विचार किया जाता है। और जैसे ही विधेयक कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद इन समितियों को हटा भी दिया जाता है। लेकिन जो स्थायी समितियां होती हैं, जो विभागों के कार्य करती है, उनके बजट, खर्चे, उनसे संबंधित विधेयकों का अध्ययन करती है, देखरेख करती हैं, ये सभी जो समितियां हैं वो स्थायी होती है, इनको हटाया नहीं जाता है। तो ये हो गई आपकी संसद समितियों के बारे में, स्थायी समिति और जो संयुक्त संसद समितियां हैं इसके बारे में। तो समितियों के बारे में ये चीजें आपको पता चली। आगे आती है बच्चों लोक सेवा समिति कह लीजिए, या फिर इस समितियों का जो सब डिवीजन है वो इससे किया जाता है वित्तीय समितियां। अब वित्तीय समितियों में सबसे पहली समिति है लोक लेखा समिति। अर्थात भारत सरकार के जो विभिन्न विभाग अर्थात विभिन्न जो मंत्रालय हैं, इनका खर्च नियम अनुसार हुआ है या नहीं ये तय करती है। यानी कि लोक सेवा समिति क्या करती है, सरकार के जितने भी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनका खर्च नियम अनुसार हुआ है या नहीं, अर्थात खर्च सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, नियम के तौर पे हुआ है, जब करना चाहिए तब हुआ है या नहीं, ये सभी देखरेख कौन करता है, लोक लेखा समिति। फिर है प्रकलन समिति। तो ये क्या करती है कि सरकार के द्वारा खर्चे को किस तरह से कम किया जाए उसको ये देखती है, यानी खर्चे कम करने के तरीके जो हैं ये उनकी तलाश करते हैं। ये दो समिति होंगी, लोक लेखा समिति और एक प्राक्कलन समिति। अगली समिति है बच्चों लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति सरकारी उद्योगों का व्यवसाय कुशलता पूर्वक चले, इसके लिए उद्योगों की रिपोर्टों की जांच करना। अर्थात जितने भी सरकारी उद्योग होते हैं, ठीक है, इनका व्यवसाय अर्थात इसमें जो कार्य किया जा रहा है वो कुशलता पूर्वक चले, उसके लिए
उद्योगों की जो रिपोर्ट है उनकी जांच करती है, फिर संसद को बताती है। फिर है कि विभागीय स्थायी समितियां। विभागीय स्थायी समितियां से यहाँ पे मतलब है कृषि, वाणिज्य, उद्योग, गृह मंत्रालय, इन सभी से संबंधित जो विधेयक होते हैं इनकी जांच कौन करता है? विभागीय स्थायी समितियां। एक बार दोबारा समझिए, कृषि से संबंधित, वाणिज्य उद्योग से संबंधित, गृह मंत्रालय से, इन तीन मुख्य जो विषय हैं इन पर कौन अध्ययन करता है, कौन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? विभागीय स्थायी समितियां। तो ये कुछ वित्तीय समितियां थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है बच्चों, संसद जो है वो स्वयं को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक देखे, जिसमें सबसे पहले था वाद विवाद के द्वारा, ठीक है, और कार्यवाही कौन, अंतिम निर्णय कौन ले सकता है, दल बदल निरोधक कानून क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा। फिर अगला पॉइंट देखा हमने कि संसदीय समितियों के बारे में, कौन कौन सी समितियां होती हैं, ये क्या क्या कार्य करती हैं। फिर स्थायी समितियां, संयुक्त जो संसद समितियां होती हैं ये क्या होती हैं, इसके बारे में देखा। वित्तीय समितियां जिसमें लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और लोक उपक्रम समिति और विभागीय स्थायी समितियां, इन सभी के बारे में हमने देखा। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है इस वीडियो से संबंधित तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है बच्चों वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से मैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ नई नई अपडेट्स देता रहता हूँ। तो बच्चों आज का वीडियो हम ये पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।